हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्यमान क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न 100% परीक्षा में लड़ जाए, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए, जो कि हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर है। मैं आप सभी को 10 प्रश्न देने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि जातिवाद कह रहा है क्वेश्चन क्या, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आंसर में दिया है मैंने क्या, देखो आंसर मैंने क्या लिया कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि जातिवाद के जो पोषक होते हैं, यानी जो चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे, वो कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना लिख दीजिएगा परीक्षा में और 2 नंबर हासिल कर लीजिएगा आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आप सभी के लिए है। चलो अगला प्रश्न रहा, कोरा क्वेश्चन नंबर 2, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था मेरे भाई, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो चलिए मैंने इसका आंसर लिया है, देखिए क्या दिया है मैंने आंसर के रूप में। सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। सेन साहब को कितनी पुत्रियां थी? 5। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इस बात को याद रखेंगे, 100% पूछेगा खोखा किन मामलों में अपवाद था, और आपके एग्जाम में ये प्रश्न 2 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी क्या था? अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो बात समझिए आप लोग। कहिए गुरुजी जी खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, के साथ साथ घर के नियमों का, यानी घर का तोड़फोड़ भी किया करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है क्या, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मेरे भाई याद रहेंगे प्रश्न का उत्तर, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टम पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा, परीक्षा में 2 नंबर ले। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, भूभाग, परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गाँव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टम पारस्परिक संबंध इत्यादि को देखने को मिल सकता है। ये आप इतना लिख दीजिएगा परीक्षा में, और कितना नंबर लीजिएगा एग्जाम में? 2 नंबर। कितना नंबर ले लीजिएगा? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, मैंने 4 नंबर प्रश्न दिया है आप लोगों के लिए कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल प्रश्न है, 2 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा। कितने नंबर के आएगा? कितने नंबर के आएगा? कहिए गुरुजी 2 नंबर के आएगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या मेरे भाई कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं किए गए हो। तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते, तुम्हारे जो नाखून है उसको भुलाने से तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत वाले पशु हो। तुम नाखूनों को चाहे जितना काटो वे बढ़ते ही रहेंगे। अतः प्रकृति मनुष्य को आदि मानव के रूप की क्या करती है? याद दिलाती है बच्चों। क्या याद दिलाती है? पशुता को याद दिलाती है। आदि मानव जो हम लोग उस समय थे उसकी याद दिलाती है। इतना लिख दीजिएगा परीक्षा में और 2 नंबर हासिल कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न 5वां, वाणी कब विष के समान रहती है? वाणी
कब 20 के समान होती है? मेरे प्यारे बच्चों आंसर देखो मैंने क्या लिया है आंसर याद रखिएगा। बाड़ी तब 20 के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता की चर्चा करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता यानी कि मति भ्रष्ट होने के कारण पूजा पाठ कर्म कांड या ब्राह्मण मंडल में विश्वास करने लगता है, तब वाणी क्या होती है? 20 के समान हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिखिएगा और 2 नंबर ले लीजिएगा परीक्षा में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलो अगला है बहुत संधि की परिभाषा लिखे। देखो मैंने एकदम आसान भाषा में मैंने उत्तर लिया, एकदम आसान भाषा में, जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा। क्या? संधि की परिभाषा लिखे। क्या जवाब दीजिएगा? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि समझिएगा, संधि मत समझिएगा। जैसे देवाल है, देव प्लस आल है यानी कि देवाल है, गण प्लस इस बराबर कौची? गणेश। इतना लिखिएगा परीक्षा में। और कितना नंबर ले लीजिएगा? कहिए गुरुजी 2 नंबर ले लेंगे हम। कितना नंबर ले लेंगे? 2 नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे क्या? देखो मेरे भाई, रंगप्पा कौन था? अगला प्रश्न कह रहे क्या? रंगप्पा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? मेरे भाई देखो मैंने उत्तर क्या लिया है, समझो ध्यान से। रंगप्पा गांव का जुआड़ी और आवारा लड़का था। क्या था? आवारा था। वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मंगमा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उसके पैसों से भी झटक लेना था, यानी उससे पैसा भी ऐंठना चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। इतना परीक्षा में लिखिए, 2 नंबर ले लीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? मेरे भाई आंसर याद रखना। क्या? मंगू के प्रति माँ की ममता इतनी अधिक थी कि उसे किसी अन्य पर मंगू की देखभाल का भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। वह कहती थी कि मैं माँ होकर उसका पूरा ख्याल नहीं रख पाती तो अस्पताल वाले क्या खाक रखेंगे? अस्पताल वाले तो पराए, उसकी देखभाल क्या करेंगे? इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। क्लियर है? माँ मंगू के अस्पताल में क्यों भर्ती थी? क्योंकि उसके प्रति ममता इतना अधिक थी। वो सोचता थी कि मैं जितना देखभाल कर सकती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता, मैं तो पूरा कर नहीं पाती हूँ, तो क्या हॉस्पिटल वाले या बाहर वाले खाक करेंगे? नहीं करेंगे। इसी वजह से वो अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती है। अगला प्रश्न है क्या? लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? मेरे भाई आंसर याद रहेंगे। जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक व्यक्तित्व अर्थात रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलुओं से हानिकारक रूप में दिखलाया है। ठीक है, सामाजिक रूप से में यह ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है। व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की अवहेलना करती है, अर्थात आर्थिक रूप में यह पूर्व निर्धारित पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बांध देती है। व्यावसायिक रूप में यह पेशे में बदलाव की गुंजाइश नहीं रहने देती है। रचनात्मक रूप में यह सामाजिक गतिशीलता को क्या करती है? अवरुद्ध करती है। अवरुद्ध कहे का मतलब कि रोक देती है। अगला लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, सप्रसंग व्याख्या करें। 10 नंबर। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमारंकित नमित नयन नव वाष्पादिचित। कह रहा है क्या प्रश्न का? इसका इस जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया? पूछेगा एग्जाम में प्रश्न, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, इसकी व्याख्या कीजिए तो याद रखेंगे उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर पंत जी द्वारा लिखित प्रगीत भारत माता शीर्षक पाठ से उद्धत है। इसमें कवि ने देशवासियों को भारत माता को स्वतंत्रता को बेड़ी से मुक्त करने का संदेश दिया है। कवि, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आगे। कवि आक्रोश प्रकट करते हुए कहता है कि जिस धरती पर अधर्मियों का अंत करने के लिए कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था, आज उस देश के वासी अपनी सारी ज्ञान गरिमा का विस्मरण यानी कि भूलकर मूर्खतावश पराधीनता पर क्रूर कालपास में जकड़ा हुआ दीनहीन तथा अपमानित है। इसलिए कवि लोगों को सारे भ्रम भय का त्याग कर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तत्पर उठ खड़ा होने का आह्वान करता है, मतलब कि एकदम सजग रहने का आह्वान करता है। कवि आशा प्रकट करते हुए कहता है कि गांधी का वह संदेश सफल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा रूपी स्तर का अमृत जैसा दूध पिलाकर
अहिंसा का संदेश देकर लोगों के मन का भय भ्रम दूर कर भारत माता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अतः कवि ने देशवासियों को अहिंसा रूपी अस्त्र के महत्व को समझाते हुए यह संदेश देना चाहे कि समग्र के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसलिए उनका विकास आवश्यक है जिन पर आर्थिक विकास निर्भर करता है, अर्थात गाँव के विकास पर ध्यान देना बेहद ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसमें 10 प्रश्न लिया था जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड था और 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट 10 प्रश्न लेकर सब्जेक्टिव। तब तक के लिए जय हिंद।